दिल्ली में दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। इसी के साथ कोरोना के खिलाफ में लड़ाई में ब्रिटेन भी भारत के साथ आया। ब्रिटेन से मदद की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। पिछले 3 दिन से कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार आ रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। बेड, दवाई, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ब्रिटेन ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को 600 ऐसे इक्विपमेंट्स भेजने की घोषणा की है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काम आएंगे। ब्रिटेन मेडिकल इक्विपमेंट से भरे 9 कंटेनर भारत भेजेगा। ब्रिटिश सरकार ने रविवार को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत के लिए रवाना भी कर दी, जो आज भारत पहुंच रही है। इस मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आपदा की इस घड़ी में आगे भी भारत का साथ देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा है। मेडिकल सप्लाई भारत को भेजी जा रही है। इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। बोरिस जॉनसन का ये ट्वीट इस बात के साफ संकेत है कि दुनिया को भारत में कोरोना की तबाही का एहसास है और ऐसे वक्त में वो भारत को अकेला नहीं छोड़ सकते, जो आपदा की घड़ी में दुनिया के देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में फोन पर बातचीत हुई। माना जा रहा है कि ये बातचीत भारत में कोरोना महामारी और उससे निपटने के तौर तरीकों को लेकर हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार शाम फोन पर बात हुई। दोनों के बीच भारत में कोरोना संकट को लेकर बात हुई। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सोमवार देर शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कोरोना संकट को लेकर बात हुई और उन्होंने संकट की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले रविवार को एनएसए अजीत डोवल ने अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन से बात की थी, जिसके बाद अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक हटाने पर सहमति जताई थी। इससे पहले अमेरिका कच्चे माल पर निर्यात से पाबंदी हटाने को तैयार नहीं था। अमेरिका का कहना था कि उसके लिए अमेरिकी जनता का हित सबसे ऊपर है। अमेरिका की इस अप्रोच के बाद उसकी चौतरफा आलोचना हो रही थी। अमेरिकी सांसद, मीडिया और दुनिया के दूसरे देश अमेरिका की इस नीति पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद अमेरिका का दिमाग ठिकाने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में कोरोना महामारी में कालाबाजारी पर योगी सरकार एक्शन में है। सीएम योगी का दावा है कि यूपी में ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही दवाओं की किल्लत। यूपी में कोरोना कहर बरपा रहा है। हर दिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना के करीब 33,574 नए मामले सामने आए। योगी सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में सख्ती से काम कर रही है। राज्य में मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से न हो, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही जीवन रक्षक दवाओं की। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए योगी सरकार हर संभव उपाय करने में जुटी है। सीएम योगी ने प्रदेश में कालाबाजारी पर भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य में दवाई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए लगाकर सख्त आदेश दिए हैं। जो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एनएसए लगाएंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करके सख्त कार्रवाई भी करेंगे। मतलब साफ है कि यूपी में कोरोना महामारी के दौर में कालाबाजारी पर योगी सरकार हंटर चला रही है। किसी ने भी आपदा के समय को अवसर में बदलने की कोशिश की तो उस पर योगी का चाबुक चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजधानी में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। अस्पतालों के अंदर और बाहर हाहाकार मचा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग अलाप रहे हैं और विपक्ष दिल्ली सरकार के कामों पर सवाल उठा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में नौबत यह आ गई है कि सड़कों पर मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अस्पताल में बेड खाली होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन मरीजों का ना तो नंबर आ रहा है, ना ही मरीजों का इंतजार खत्म हो रहा है। जिन पर इंतजाम की जिम्मेदारी है वो खुद ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं। 700 टन की जरूरत है इतने कोरोना की महामारी में
उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। राजधानी में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेबसी का राग अलाप रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर उद्योगपतियों से मदद की गुहार लगाई है, तो बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल के काम पर सवाल उठा दिए और सीएम केजरीवाल को विज्ञापन मंत्री कह दिया। वैसे तो मुख्यमंत्री वाला कोई उन्होंने काम किया नहीं पिछले 6 साल में, विज्ञापन मंत्री हैं वो इस देश के, लेकिन कम से कम इतनी नॉलेज तो रहनी चाहिए ना कि आप आज इतने बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। नॉर्मल आदमी जो अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहा, वो आपके लिए टैंकर ऑर्गेनाइज करेगा। मतलब साफ है, ऑक्सीजन की कमी पर देश में केवल राजनीति चल रही है, समाधान की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सवाल है, महामारी के 1 साल में दिल्ली सरकार ने तैयारी पूरी क्यों नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है, हालात बेहद गंभीर हैं। अस्पताल में ना तो ऑक्सीजन मिल रहा, ना बेड मिल रहा, और अस्पताल की लापरवाही इस मौत के आंकड़े को और भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ा रही है। ये गुस्सा एक बेटे का है, ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अस्पताल में पिता को देखने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। पिता की जिंदगी बचाने के लिए उम्मीदों के साथ सरकारी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचा, लेकिन क्या पता था कि अस्पताल के हाल घर से भी ज्यादा खराब होंगे। अस्पताल में ना तो डॉक्टर मिलेगा, ना ऑक्सीजन। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में राहुल नाम के शख्स ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, लेकिन इस तोड़फोड़ और गुस्से की वजह बहुत बड़ी है। अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से शख्स ने अपने पिता को खो दिया है। इन आंखों में गुस्सा है अस्पताल के लिए, क्योंकि जरूरत के समय अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मौजूद था, न ही स्टाफ। ये गुस्सा इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी, तो अस्पताल ने इसे ऑक्सीजन लाने भेज दिया। जब ऑक्सीजन का इंतजाम कर लौटा तो अस्पताल में कोई सिलेंडर लगाने वाला नहीं मिला। फादर की डेथ हुई है अभी, मैं 10 किलोमीटर दूरी से लेके आया हूँ सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर की ऑक्सीजन मैंने कहा चलो ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ, फिर भी लगाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर कंपाउंडर यहाँ पे अभी सभी प्रेजेंट में सभी थे और अभी एक भी नहीं है यहाँ पे। केवल फिरोजाबाद ही नहीं, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां आए दिन अस्पताल की नाकामियों की वजह से मरीजों की जान जा रही है, लेकिन अस्पतालों से लेकर आम लोगों तक सबक लेने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना काल में 5 चुनावी राज्यों में हुई रैलियों की इजाजत पर मद्रास हाईकोर्ट भड़क गया। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन पर हत्या का केस दर्ज करने की भी बात कह डाली। चुनावी राज्य तमिलनाडु में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई कि क्या चुनावी राज्यों में ऐसी तबाही के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलावा कोई और भी जिम्मेदार है, जिसने अपनी सहूलियत के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया। दरअसल एक सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों की वजह से चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़ा हो गया, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग को ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने ममता बनर्जी को एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधने का मौका थमा दिया। The COVID-19 election commission is also responsible. Narendra Modi and election commission both are responsible. सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात तो साफ है कि कोविड प्रोटोकॉल को ना तो नेताओं ने गंभीरता से लिया और ना ही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने। हर चुनावी रैली में कोविड प्रोटोकॉल टूटने के बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से नेताओं के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑक्सीजन के लिए कई राज्यों में हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की कमी होने से मरीजों के मरने की खबरें आ रही हैं और सबसे बड़े संकट के बीच में कुछ लोग इंसानियत के दुश्मन बन बैठे हैं, ऑक्सीजन का टैंकर ही रोक रहे हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी से सांसें उखड़ रही हैं। मरीजों को ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है और ना ही अस्पतालों में बेड। हर जगह से पीड़ितों की चीख पुकार और दुख दर्द सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों की लापरवाही से पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। देश में दिक्कत केवल इन्हीं लापरवाह लोगों से नहीं है। आपदा को अवसर बनाने वाले भी इस महामारी की जंग में बड़ी अड़चन बने हुए हैं। जहां देश की मदद के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर मदद कर रही है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं, वहीं देश के कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी पर राजनीति कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत पर काम करने के बजाय ऑक्सीजन के टैंकरों पर डाका डाल रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि जो टैंकर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोगों को बचाने के लिए निकला, उसे राजस्थान में ही रोक लिया गया।
आइनॉक्स कंपनी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर टैंकर जब्त करने का गंभीर आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि राजस्थान ने ऑक्सीजन के टैंकर जब्त कर लिए। आइनॉक्स कंपनी के आरोपों के बाद हाईकोर्ट ने राज्यों पर टैंकरों को रोके जाने को लेकर सख्त रुख अपनाया और साफ कह दिया कि किसी भी राज्य सरकार पर ऑक्सीजन टैंकर रोके या जब्त किए जाने पर कार्रवाई होगी। आपराधिक शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के इंदौर के अस्पताल में बिल को लेकर जमकर बवाल हुआ और इस बवाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। क्या है मामला, रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्पताल में बिलिंग को लेकर बवाल, कोरोना मरीज की बेटियों के साथ मारपीट, अस्पताल के स्टाफ पर केस दर्ज। तस्वीरें इंदौर के चिरायू अस्पताल की है, जहां पर जमकर बवाल देखने को मिला। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने कोरोना मरीजों की बेटियों के साथ मारपीट की। इसी दौरान अस्पताल के काउंटर पर रखे 1 लाख रुपए भी गायब हो गए और आरोप अस्पताल के कर्मचारियों पर लगा है। 1 लाख रुपए मेरे हॉस्पिटल से गायब है। वो उनके पैसे की रिपोर्ट भी मुझे मना कर चुके हैं। क्या वो भी पेंशन नहीं करेंगे? मेरी गाड़ी की चाबी भी वहाँ से गायब है, वो भी नहीं दे रहे। और मेरा एक छोटा मोबाइल है जिसमें सिम कार्ड नहीं है। मैं सिम कार्ड डाली थी तो मेरा पूरा फोन ये लोग मनमाना चार्ज ऐड कर रहे थे, जो जिससे हमने आपत्ति ली है। और उसके बाद से हमको वहाँ से उन्होंने मारा बूटी करके वहाँ से बाहर निकाल दिया। हमको पेशेंट के पास में जाने नहीं दे रहे थे। धक्का मुक्की में हम अंदर गए सर वहाँ पर। आरोप है कि मरीज के परिजनों ने अस्पताल के बिल का विरोध जताया था, जिसे लेकर हंगामा शुरू हो गया और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब भी जारी है। कोरोना विस्फोट में महाराष्ट्र में कोहराम मचा हुआ है। अब तो ये अपनी गिरफ्त में पुलिस वालों को भी ले रहा है, लेकिन गनीमत है कि मुंबई में कोरोना कमजोर पड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पूरे देश में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना से 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में आम आदमी ही नहीं बल्कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब खाकी पर भी कहर बरपाने लगी है। पिछले 3 दिनों में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि अब तक कुल 105 पुलिसकर्मी काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि इसी बीच महाराष्ट्र से 2 अच्छी खबरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। वहीं मुंबई में नए मरीजों की संख्या पिछले 1 हफ्ते से लगातार कम हो रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 66,191 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 832 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मुंबई में फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब जब इंसानों पर संकट छाया, तब उन्हीं में से कोई फरिश्ता या संकट मोचक बनकर उभरा। कोरोना काल के दौरान यूपी के कानपुर में भी एक ऐसा फरिश्ता सामने आया जिसकी कोशिश सिर्फ इतनी भर है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोई दम न तोड़ दे। इंसानियत की हिफाजत ही असली इबादत है। इस कहावत को साकार करने में जुटा है ये फरिश्ता, जिसका नाम सदाकत खान है, जो यूपी के उद्योग नगरी कानपुर में रहता है। कम उम्र वाले सदाकत के इरादे ऊंचे हैं। पिछले कई दिनों से उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, किसी की भी सांसें ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजार में ना टूटे। कोई सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिंदगी की जंग ना हार जाए। एक इंसान के तौर पर जिस दिन सदाकत को अपने फर्ज का एहसास हुआ, उस दिन से उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ मायूस होकर नहीं लौटा। हम लोग को सिलेंडर्स अरेंज कराने हैं और ये कोशिश करनी है कि हमारे दरवाजे या हमारे कॉल के ज़रिए कोई बेबस इंसान हमारे पास आए तो उसकी बेबसी हम मतलब कि मायूस होकर हम लोग के पास से ना जाए, उसकी मदद हम लोग किसी ना किसी तरह कर सकें। सदाकत और उनके दोस्त के पास इमरजेंसी व्यवस्था से निपटने के लिए 17-18 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं, जो बारी बारी से इस्तेमाल में आते हैं और फिर घंटों की मशक्कत के बाद दोबारा भर भी जाते हैं। हालांकि 2 दिन पहले योगी सरकार के एक नए आदेश की वजह से सदाकत के संकल्प में बाधा खड़ी हो रही है। 2 दिन पहले अभी योगी जी का बयान आया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास कोरोना की रिपोर्ट हो या जिनके पास डॉक्टर या हॉस्पिटल का एक लिखित पर्चा हो। उसके बाद से काफ़ी दिक्कत हुई। दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी को देखते हुए योगी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद निजी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर रोक लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब दिखाते हैं कोरोना की नेगेटिव समय में पॉजिटिव स्टोरी। गुजरात के सूरत में एक डॉक्टर दंपति सैकड़ों कोरोना मरीजों का दिन रात मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों का हाल चाल जानते ये हैं शैलेश भयानी और इनके साथ हैं इनकी पत्नी हेतल भयानी। दोनों कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। गुजरात के सूरत में कोरोना के बढ़ते केस के बाद शैलेश और हेतल ने कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में सेवा देने का फैसला किया। इनका मानना है कि डॉक्टरों की कमी की वजह से इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। हेतल ने आइसोलेशन सेंटर में सेवा देने के लिए अपनी ओपीडी भी बंद कर दी है। पूरा समय जो है इधर देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी जो भी ज़रूरियात है जैसे कि ऑक्सीजन, अभी दवाइयाँ, वो सब प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा कोरोना मरीजों को ठीक करने की है और इसके लिए दोनों पति पत्नी शहर के आइसोलेशन सेंटर जाते हैं। 30 से 40 मरीजों का इलाज करते हैं, वो भी पूरी तरह मुफ्त। आइसोलेशन वार्ड चालू है, उसमें हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे दे रहे हैं। तो हम दोनों ने ये तय किया कि इस बहाने हम साथ में भी रह सकते हैं और पेशेंट की सेवा भी कर सकते हैं। हेतल और शैलेश का कहना है कि पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी लोगों की सेवा करने का मौका मिला है जिसे वो किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल में अभी 8वां और आखिरी चरण का मतदान बचा है, लेकिन अभी से ही हर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जिसकी वजह से बंगाल की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बंगाल की 294 में से 259 सीटों पर मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सिर्फ 35 सीटों पर ही मतदान होना है, यानी बंगाल की 80% से ज्यादा सीटों के नतीजे ईवीएम में कैद हो गए हैं। 7वें चरण के मतदान के दौरान हर राजनीतिक दल ने अपने अपने तरीके से जीतने का दावा किया। सोमवार को कोलकाता के भवानीपुर में एक बूथ पर वोट करने पहुंची ममता दीदी ने विक्ट्री साइन यानी जीत का निशान दिखाया। कुछ इसी अंदाज में उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी दिखे, जो भवानीपुर के उसी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे जहां कुछ घंटे पहले ममता दीदी गई थी। पोलिंग बूथ से बाहर निकलने के बाद अभिषेक ने दावा किया कि पिछले 7 चरण में टीएमसी को बढ़त मिल चुकी है। 4-5-6 दिन पहले अमित शाह जी ने इंटरनेट देखना मुझे जितना मालूम चला, उन्होंने तो यही बोला कि जो हारता है वो ये सब अभियोग करता है, जो हारता है वो ये सब बोलता है, उसको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी हार रही है। लेकिन बीजेपी ने ममता और उनके भाई को यानी अभिषेक बनर्जी के आत्मविश्वास को उनके अहंकार से जोड़ दिया। ममता जी, ये आपका अहंकार है जो बंगाल के विकास में रोड़ा बन करके खड़ा हो गया है और 2 मई को ये हट जाएगा और बंगाल की जनता विकास की ओर चल पड़ेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। हालांकि नेताओं के आत्मविश्वास की वजह 7वें चरण में हुई 75% से ज्यादा वोटिंग है। हर राजनीतिक दल मतदाताओं के उत्साह को अपने हक में मान रहा है और ये भी दावा कर रहा है कि 2 मई का नतीजा उसके ही पक्ष में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।